नमस्ते गुरुकुलियंस। हिंदी के एक और कालांश में आप सबका स्वागत है। हमने अपने पिछले कालांश में रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो कि हमारी हिंदी व्याकरण का हमारा पहला प्रकरण है, उसका अध्ययन किया था। हमने कल पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये तीन प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। सरल वाक्य को परिभाषित करते हैं एक बार फिर, जहां एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया अर्थात एक उद्देश्य, एक विधेय विद्यमान हो, वहां पे सरल वाक्य होता है। जहां पर दो सरल वाक्यों को किसी योजक अव्यय के द्वारा जोड़ दिया जाता है, वहां पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है। जबकि मिश्र वाक्य की उत्पत्ति ऐसे उपवाक्यों से होती है जहां पर एक प्रधान तथा दूसरा गौण अर्थात उसके ऊपर आश्रित हो, उसे हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। आज हम उपवाक्य जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उपवाक्य, कल मैंने आपको बताया था कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा मिश्र वाक्य में प्रयोग होते हैं प्रधान और आश्रित। प्रधान उपवाक्य वो होता है जिसकी जो क्रिया होती है वो कंप्लीटली अनचेंज रहती है, अपरिवर्तित रहती है, कभी भी नहीं बदलती। जबकि आश्रित उपवाक्य वो होता है जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो अथवा जो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ जो है वो ना प्रकट कर पाए, उसको हम आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। मिश्र वाक्य में तीन प्रकार के जो उपवाक्य होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, जो दूसरा होता है वो होता है विशेषण उपवाक्य, और जो तीसरा होता है वो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनमें आपकी परीक्षा में जो एक वाक्य है वो दिया जाता है और वहां आपसे पूछा जाता है कि कौन सा यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है, कौन सा यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है, या फिर किस प्रकार का उपवाक्य है। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य का सीधा सा मतलब वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है जो कि प्रधान उपवाक्य में मौजूद जो क्रिया होती है उस क्रिया का जो कर्ता होता है। सरल शब्दों में, प्रधान उपवाक्य में मौजूद जो संज्ञा होती है उस संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाला जो उपवाक्य है वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य माना जाता है। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ सामान्य तौर पर, मुख्य तौर पर की से प्रारंभ होता है। की से प्रारंभ होने वाला हर एक तरह का जो उपवाक्य है वो संज्ञा उपवाक्य माना जाएगा। अल्प विराम जो होता है, जिसको हम कोमा बोलते हैं, अल्प विराम भी एक संज्ञा उपवाक्य की सूचना देता है। साथ में उद्धरण चिन्ह जो होता है, जिनको कि हम इन्वेंटेड कोमे बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, उनसे युक्त भी हमेशा संज्ञा उपवाक्य के जो उदाहरण हैं वो माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। नेहरू ने कहा आराम हराम है। ये दो तरह के वाक्य अभी मैंने आपको बताए। मैंने कहा कि सामान्य तौर पर की से प्रारंभ होने वाला जो उपवाक्य है वो संज्ञा उपवाक्य माना जाता है। तो की के बाद वाला जो भी भाग है, देखिए राम ने कहा, ये यहाँ पर संज्ञा अर्थात प्रधान उपवाक्य का काम कर रहा है। फिर आया योजक चिन्ह की और उसके बाद आया हम लड़ाई नहीं चाहते। बच्चों, आपको यही बात देखनी है कि की के बाद आने वाला संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी कभी संज्ञा उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में भी आ जाता है और उस अवस्था में हमें की आवश्यकता नहीं होती। जैसे
अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, महात्मा बुद्ध ने कहा। तो यहाँ पर अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, ये एक संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है, और महात्मा बुद्ध ने कहा, ये एक प्रधान उपवाक्य जो है उसका काम यहाँ पर कर रहा है। तो सीधी सी बात, संज्ञा के लिए काम करने वाला या फिर प्रधान उपवाक्य में मौजूद जो क्रिया होती है उसका जो कर्ता होता है उसके लिए उपयुक्त होने वाला जो उपवाक्य होता है वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि राम ने देखा कि एक काला सांप आ रहा है, तो की के बाद जो भी आया काला सांप आ रहा है वो एक संज्ञा उपवाक्य का काम करेगा। की आपको संज्ञा उपवाक्य में ऐड नहीं करना है, उसके साथ नहीं लगाना है, क्योंकि की के साथ तो दोनों ये जो वाक्य है प्रधान और आश्रित वो आपस में जुड़ने का जो काम है वो कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, मतलब मैं जानता हूं कि राम अवश्य आएगा, तो मैं जानता हूं फिर आया कि राम अवश्य आएगा, ये इस तरह के संज्ञा उपवाक्य के जो उदाहरण है हमेशा की के बाद आने वाला, अल्प विराम में आने वाला, उद्धरण चिन्ह के रूप में आने वाला, या फिर जब संज्ञा उपवाक्य प्रारंभ में आ जाए तो वहां पर की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद है विशेषण उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य में मौजूद जो संज्ञा या फिर सर्वनाम होते हैं, प्रधान उपवाक्य में मौजूद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसको हम विशेषण उपवाक्य मानते हैं। प्रधान उपवाक्य में विद्यमान संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो उपवाक्य बताता है उसको विशेषण उपवाक्य माना जाता है। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ मुख्यतया जो जिसने, जिसे, जिसको या जिसके लिए इन शब्दों से होता है। विशेषण उपवाक्य जो भी होगा उनका प्रारंभ हमेशा जो, जिसने, जिसको, जिसके लिए इत्यादि शब्दों से होता है। जैसे कि उस माली को बुलाओ जो फूल लगा रहा है, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। लड़का संज्ञा, यहां पर माली संज्ञा, दोनों के दोनों जो ऊपर वाले भाग हैं लड़का माली, इन दोनों की विशेषताएं नीचे वाले वाक्य में आ रही हैं। लड़का चोरी करने वाला, माली जो है वो फूल लगाने वाला। तो ध्यान रखिए, जो विशेषता होगी वो हमेशा आश्रित उपवाक्य जो है उसके अंतर्गत मानी जाएगी। उस लड़की को बुलाओ जो बहुत मधुर गाती है, तो पूर्व भाग में लड़की, उसकी विशेषता मधुर गाना जो है, तो जो मधुर गाती है यहां पर विशेषण उपवाक्य का उदाहरण माना जाएगा। उस लड़के को बुलाओ जिसने काली कमीज पहन रखी है, तो लड़के की विशेषता क्या है, काली कमीज जो है उसकी विशेषता है। उस पंखे को चलाओ जो बहुत तेज चलता है, तो यहां पर पंखे की विशेषता क्या है, तेज चलना है। उस लड़की को अथवा लड़के को बुलाओ जो कक्षा में प्रथम आया है, तो सीधी सी बात है उस लड़के या लड़की की विशेषता क्या है, कक्षा में प्रथम आना। तो जो विशेषता वाला भाग होता है वो हमेशा ही विशेषण उपवाक्य के अंदर गिना जाता है। उसके बाद आया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य में मौजूद क्रिया की विशेषता बताने वाला उपवाक्य जो होता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य माना जाता है। प्रधान उपवाक्य मैंने आपको पहले ही बताया, पिछले कालांश में भी आपको बताया था कि प्रधान उपवाक्य वो होता है जिसकी क्रिया जो है वो कभी नहीं बदलती। मैंने एक सीधा सा तरीका आपको बताया था, जब भी आपको प्रधान और आश्रित उपवाक्य छांटने में परेशानी अनुभव हो रही हो उस वाक्य को सरल वाक्य में चेंज कर लीजिए। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा क्योंकि मेरा साक्षात्कार है, साक्षात्कार होने के कारण मैं दिल्ली जाऊंगा। तो दिल्ली जाऊंगा ये बिल्कुल अपरिवर्तित है, तो ये यहाँ पर
प्रधान उपवाक्य का काम कर रहा है। अगर मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता, मेहनत करने पर मैं सफल हो जाता, तो सफल हो जाता वाली जो पंक्ति है वो प्रधान उपवाक्य का काम करेगी। तो प्रधान उपवाक्य में मौजूद क्रिया की विशेषता जो उपवाक्य बताता है उसको हम क्रिया विशेषण उपवाक्य बोलते हैं। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य का जो अध्ययन है वो उसके भेदों के आधार पर हम करेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य का अध्ययन हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और जो चौथा और अंतिम होता है वो होता है रीतिवाचक, कालवाचक। काल का सीधा मतलब होता है समय, जब या फिर जैसे ही या फिर ज्यों ही। इन शब्दों से प्रारंभ होने वाले वो सारे वाक्य जो प्रधान उपवाक्य में मौजूद क्रिया के होने के समय का अथवा काल का बोध करवाते हैं, वो सारे के सारे उपवाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है, जब से शुरू हो रहा हो, जैसे ही से शुरू हो रहा हो, ज्यों ही से शुरू हो रहा हो, वो सारे के सारे जो वाक्य हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा एक बार फिर बताता हूं, जब, जैसे ही, ज्यों ही से प्रारंभ होने वाले वे सब उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया के होने के समय अथवा काल का बोध करवाते हैं उनको हम कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। वह जब आता है दिमाग खराब कर देता है। तो मैंने आपको एक आसान सा हिंट दिया कि जब वाला जो भाग होता है वो हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद जो है वो माना जाता है। यानी कि जब जहां पर भी आए, मैं जब पढ़ता हूं तभी राम मेरे घर आ जाता है, तो यहां पर भी जो जब वाला भाग है वो आश्रित उपवाक्य का उदाहरण माना जाएगा। आपको जो देखना है, मैं ज्यों ही घर पहुंचा त्यों ही बिजली चली गई, तो यहां पर ज्यों ही वाला, मैं ज्यों ही घर पहुंचा, ये वाला जो भाग है वो कालवाचक क्रिया विशेषण का जो आश्रित उपवाक्य है। अब पेपर में आपके यही आ गया, मैं ज्यों ही घर पहुंचा पिताजी, या फिर पिताजी आ गए या बिजली चली गई, तो इसके अंदर प्रधान या आश्रित बता दो। तो ज्यों ही वाला जो भाग है वो आश्रित होगा, जो बाद वाला भाग है बिजली चली गई या पिताजी आ गए वो प्रधान उपवाक्य है, और अगर भेद पूछता है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण वाला जो उपवाक्य है वो आप लिख सकते हैं। दूसरे वाला है स्थान। स्थान जैसे पहले वाले में आपने जब, जैसे ही, ज्यों ही का ध्यान रखा, इस वाले में आप ध्यान रखोगे जहां का और जिधर का। केवल ये 2 शब्द जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जहां और जिधर से प्रारंभ होने वाले वे सारे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य में मौजूद क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाते हैं, उन सारे के सारे वाक्यों को बोला जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले उपवाक्य। उदाहरण, जहां अब खेत है, जहां अब खेत है वहां पहले जंगल था। जहां अब खेत है तो आपने जहां वाला जो पोर्शन है, जो भाग है वो उठाना है, वही आपके आश्रित उपवाक्य का काम करेगा। बच्चों एक बात मान के चलिए कि कोई जरूरी नहीं है कि जहां आपको पहले वाले भाग में मिलेगा। अब अगर सेंटेंस ऐसा हो, मैं वहां जा रहा हूं जहां रेलगाड़ी रुकती है,
तो अब ये जहां वाला जो भाग है वो बाद वाले भाग में चला गया, इसलिए अब हमारा जो आश्रित उपवाक्य होगा वो बाद वाला भाग होगा। जहां भी आए, जिधर जहां भी आए, वो हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले उपवाक्य जो हैं वो होते हैं। उसके बाद करते हैं परिमाण। परिमाण का सीधा मतलब होता है मापतोल। मापतोल क्रिया की जो मात्रा होती है वो, तो ध्यान रखिए परिमाण का मतलब होता है जितना या फिर जितनी या फिर जैसे जैसे। ये जो 3 हिंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। मापतोल, भाई प्रधान उपवाक्य में मौजूद जो क्रिया है उसकी मापतोल का हमको पता चलेगा, और मापतोल जो शब्द हमें दर्शाएंगे वो होंगे जितना, जितनी, जैसे जैसे। तो जैसे मैं जितना खाता हूं, मैं जितना खाता हूं उतना मोटा नहीं होता। मैं जितना खाता हूं उतना मोटा नहीं होता। तो यहां पर सीधी सी बात है, मैंने आपको हिंट दिया जितना, जितनी। तो ये जो वाला भाग है वो आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे बढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है ये वाला जो भाग है वो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का आश्रित जो उपवाक्य है वो माना जाएगा। अब हमारा लास्ट भाग बचा। लास्ट का मतलब रीतिवाचक। अब रीति का सीधा मतलब होता है काम को करने का जो तरीका होता है वो हमेशा रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। जो रीतिवाचक में आपको शब्द मिलेंगे वो जैसा और जैसी मिलेंगे। जैसा जैसी से प्रारंभ होने वाले वे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य में मौजूद क्रिया के होने के तरीके को बताते हैं उनको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के आश्रित उपवाक्य जो हैं वो बोलते हैं। उदाहरण अगर हम लिखें, जैसा सचिन खेलते हैं, जैसा सचिन खेलते हैं वैसा कोई नहीं खेलता। वैसा कोई नहीं खेलता। सचिन के खेलने का तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बोलते थे वैसा कोई नहीं बोलता। बिस्मिल्ला खान जैसी शहनाई बजाते थे वैसी कोई नहीं बजाता। जैसा कोच सिखाते हैं हम वैसा ही खेलते हैं। तो ये जो काम को करने वाले जो भाग होते हैं वो वाले भाग हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद का दूसरे वाला भाग। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। पीडीएफ के माध्यम से संपूर्ण जो अध्ययन प्रक्रिया है वो आप जारी रखेंगे। एक नेक्स्ट लेसन में एक नए पाठ के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।